हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ऑसम होंगे। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। एमसीक्यू सीरीज़ का ये पार्ट 3 है, सेट 3 है। इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सेट 1 में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर एमसीक्यू सॉल्व किए 30 एमसीक्यू। सेट 2 में हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एमसीक्यू सॉल्व किए थे। ये सेट 3 है जिसमें हम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है आपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखने हैं। आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर बी है तो आपने ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है तो आपने ऐसे लिखना है। ऐसे करते करते आपने 30 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और एंड में आपने अपना टोटल स्कोर बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30। बार बार कमेंट ना करके अपने उसी कमेंट को एडिट कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, सो दैट आपका जो पूरा स्कोर कार्ड है वो एक ही जगह पे मिल जाए। अदरवाइज आप लोग कमेंट करते हैं 5 मिनट पहले एक क्वेश्चन का कमेंट किया, फिर उसको एडिट ना करके आप कहीं और पर दोबारा से कमेंट करते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक ही जगह पर एडिटिंग कर दो और वहाँ पर अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर डाल दो और टोटल स्कोर भी डाल दो। कहीं पे डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए आज का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन से एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। छोटा संविधान क्यों कहेंगे हम किसी भी एक्ट को, क्योंकि ये जो एक्ट था इसने बहुत सारी चेंजेस लाई थी एकदम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका जो सही आंसर है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसने बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थी या थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जब भी आपको कोई सवाल मिले तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं एग्जाम में। पहला है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब कि हमारे संविधान का ज़्यादातर पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल मेंशन है। थर्ड स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसका जो सही आंसर है, यानी हमने फॉल्स बताना है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल मेंशन नहीं थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स और कितने आर्टिकल्स हैं, राइट। बाकी के सभी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ को रटा मारने की कोशिश मत कीजिए, बस रिवाइज कीजिए। आप जितनी बार रिवाइज करोगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली रिटेन होने लगेंगी और आपको उसमें एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। बस रिवाइज करो, फ्लो में जाओ, मज़े में जाओ और रिवाइज करो। रट्टा मत मारो किसी चीज़ को, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनमें से फीचर कौन सा नहीं है। मेजॉरिटी पार्टी पावर, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर एंड ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कहा है कि कौन सा फीचर नहीं है। ये सारे ही फीचर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 20 से 22, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम आर्टिकल 29 से 30। ये जो आर्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी इस पर सवाल पूछ चुकी है, इवन यूपीएससी भी इस पर सवाल पूछ चुकी है। जो भी सीडीएस के एग्जाम्स होते हैं, एफकैट के एग्जाम्स होते हैं, जेके एसएसबी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो
इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे हमने नॉट करेक्टली मैच बताना है। तो जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये गलत मेंशन है यहाँ पर। इसका जो आंसर है वो है 23 से 24। इस आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम बिल्कुल ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गलत मेंशन किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास है, इनमें से क्या हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्लियामेंट्री रूल, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, कैबिनेट सिस्टम। इसका जो सही आंसर है वो है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये हमने यूएस से लिया है, ब्रिटेन से नहीं लिया है। बाकी सभी चीज़ें हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो मैंने आपको वीडियोस में बताया था जब इसकी क्लास हुई थी कि मैच करने के लिए आपको आ जाएगा या स्टेटमेंट वाइज भी आपको आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी कंट्री से कौन सी फीचर्स जो है वो बोरो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ करेक्टली मैच कीजिए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो इसको हमने मैच करना है। हमारे पास जो कॉलम बी में ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके एंड यूएस। तो बताइए मैच करके। देखिए जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज है ये ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। तो आपको इतना तो पता लग गया कि हमने सी वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट से लिया है। तो सी जो है फर्स्ट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब कि ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो इजी हो जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, अब ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। तो अब ये कौन सा है? डी का 3। तो डी का 3 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो ये है। अगर आपको ये दो भी पता है कि हमने कहाँ से लिए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट लग जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन से फीचर्स हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, individual and collective responsibility of executive to the legislature, membership of ministers in legislature। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं only 1 2 3 2 3 4 1 and 4 all of the above। इसका जो सही आंसर है वो है all of the above। ये सभी फीचर्स हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं इंडिया में। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट या फिर स्टेट में गवर्नर। रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर सेंटर में और सीएम स्टेट में, ठीक है। जो भी काम होते हैं एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, सीएम ही करते हैं, लेकिन किसके नाम पर होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर होता है और गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम पर होता है। पार्लियामेंट सॉवरन है? बिल्कुल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट ही सॉवरन होगा। इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए, बिल्कुल सही। और मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेटिव में। तो लॉ मेकिंग बॉडी में ऑब्वियसली मिनिस्टर्स होंगे जो लॉ बनाएंगे। इसका जो आंसर है वो है डी। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, 3 टायर गवर्नमेंट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन लोअर कोर्ट है। तो ये इंटीग्रेटेड है, तीनों साथ में मिले हुए हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जितने भी अडल्ट 18 साल से ऊपर हैं उन लोगों को वोट देने का राइट है। 3 टायर गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड देन लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ साथ स्पेशल मेजॉरिटी से भी पास होते हैं। तो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। एंड 5th इज सिंगल सिटीजनशिप, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये भी हमारा फीचर है। यूएस से हमने नहीं लिया है क्योंकि यूएस में डबल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट,
जहाँ पर अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की जाती है। वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज लिमिट द एक्साइज ऑफ पावर, जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं। जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनल पावर्स इंजॉय करता है। इसमें से ऑप्शन आपके पास है 1 and 2, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2 and 4। इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 and 3। लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम अपनी अथॉरिटी को डिराइव करते हैं। और जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जो है वो लिमिट करता है पावर्स को, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनल पावर्स एंजॉय करता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में मेंशन्ड नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 and 3। देखिए यहाँ पे अगर आप रीड करना चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लगा दिया है। Most constitutions seek to regulate the relationship between institutions of the state. In a basic sense, the relationship between executive, legislature and judiciary, but also the relationship of institutions within those branches. For example, executive branches can be divided into head of the government, government के department, ministries, executive agencies or civil services administration. Most constitution also attempt to define the relationship between individual and the state and to establish the broad राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स। तो ये वही जो मैंने अभी आपको पिछले स्टेटमेंट में बता दिया, ये वही है। देखिए एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। लेजिस्लेचर कौन होता है, जो लॉज को बनाता है। और जुडिशरी कौन होती है, जो ये चेक करती है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन 1 एंड असर्शन 2, जिसमें रीजन दिया गया है। असर्शन क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम इन द एंटायर वर्ल्ड टुडे। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी दुनिया अब एक्सेप्ट कर रही है। रीजन, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स गेट देयर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर अकाउंटेबल टू इट। मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर में मतलब होते हैं, तो वहाँ से लेजिटिमेसी रहती है उनकी, मतलब लॉ के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। और लेजिस्लेचर के लिए ये आंसरेबल भी होते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। ऑप्शन आपके पास है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। और ए ट्रू है और आर फॉल्स है, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। इसका जो सही आंसर है वो है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी मोस्ट एक्सेप्टेबल इसीलिए है क्योंकि इसमें जो लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आप अपने आंसर्स को लिख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है हमारी जो सेक्युलर स्टेट है। सिविल इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट, टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। इसका जो सही आंसर है वो है डी, टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। ये हमारी सेक्युलर स्टेट इन इंडिया का एलिमेंट नहीं है। बाकी सिविल इक्वालिटी आपके पास है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आपके पास है, और स्टेट फंडेड किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर सकते हो। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, Who prefers to characterize the Indian federalism as bargaining federalism? इनमें से किस पर्सनालिटी ने इंडियन के जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद का ढांचा है, उसको बारगेनिंग फेडरलिज्म कहा है। ए के चंदा, मॉरिस जोन्स, केसी वेरे और डी बासु। इसका जो सही आंसर है वो है बी, मॉरिस जोन्स। इन्होंने कहा था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है ये एक बारगेनिंग फेडरलिज्म है। आप मुझे बताइए ये बारगेनिंग फेडरलिज्म का आखिर मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए यहाँ पे स्लाइड आपको मिल ही गई है, अगर आपने लिख लिया है, अगर आपने नहीं लिखा है तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। 1964 में यानी आज़ादी के बाद
मॉरिस जॉन्स ने डिस्क्राइब किया सेंटर स्टेट रिलेशन को, मतलब कि फेडरलिज्म, संघवाद का ढांचा, कि सेंटर के पास भी पावर्स होनी चाहिए और स्टेट के पास भी पावर्स होनी चाहिए, एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इन्होंने कहा कि जो ये सेंटर स्टेट के रिलेशंस है ये एक फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। He, however, characterized it as a bargaining federalism. Maurice Jones argued character of Indian federalism throughout it referred to a pattern of center-state relations in which neither center nor state can impose decisions on the other, in which the hard competitive bargaining take place in such situations as the planning commission, the finance commission and the zonal commission. In these institutions, bargaining occurs between the center and the state and among the several states for the allocation of resources and patronage and for the solution of such divisive problems as the right of linguistic minorities in the linguistically recognized स्टेट। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मतलब कि यहाँ पर देखो सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट जो है हमेशा ही कहती रहती है कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो बार्गेनिंग करना पड़ता है स्टेट को सेंटर के सामने कि हमें फंड्स दे दो। अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें कोविड से लड़ने के लिए फंड्स चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें वो दे दो। दिल्ली हमेशा कहती रहती है कि हमें दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, मतलब कि वो ब्लेम करते रहते हैं। तो इट्स लाइक कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है बट बार्गेनिंग करना पड़ता है हमेशा ही स्टेट को सेंटर के सामने। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सेकंड चैम्बर एज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर? प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी या फेडरल? इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये सेकंड चैम्बर है लेजिस्लेचर का? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, डी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनश्राइन्स द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स मेनली इंस्पायर्ड बाई। ये जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये हमने कहाँ से लिए हैं? रशियन रेवोल्यूशन, आयरिश रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन। तो ये जो है केएस में पूछा जा चुका है, आई डोंट नो विच ईयर, बट मैंने पढ़ा था कि ये पूछा है और रिपीटेडली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। 14th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर करता है अमेरिकन फेडरल सिस्टम में इनमें से कौन सी फीचर में? पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर एंड डुअल सिटीजनशिप। आपके पास जो कोड्स दिए गए हैं वो है 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 and 4 ओनली। इसका जो सही आंसर है वो है 3 and 4। रेजिड्यूरी पावर हमारे यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के पास है, अमेरिका के पास जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। एंड अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, बट हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। इसका जो सही आंसर है वो है बी। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भी है और अमेरिका का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटेन का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको ये याद रखना है। और अपर हाउस में जो है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारे यहाँ पर भी होता है राज्यसभा में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं भाई बताओ? मेजॉरिटी रूल है, रूल ऑफ लॉ, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। इन्होंने पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डी इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ पे नेम ऑफ द कंट्री, तो हमने बताना है कि कौन सी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फेडरल रिपब्लिकन यूके, प्रेसिडेंशियल फेडरल रिपब्लिकन इंडिया, पार्लियामेंट्री यूनिटरी मोनार्कियल फ्रांस, पार्लियामेंट्री कम प्रेसिडेंशियल यूनिटरी रिपब्लिकन द यूएस। तो ऑप्शन आपके पास कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। देखो कैसे, रिपब्लिकन हेड यूके में नहीं होता है, मोनार्क होता है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो पहला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया,
पहला यहाँ से आप कैंसिल कर लो, यहाँ भी पहला है, यहाँ भी पहला है। तो जब आप पहला यहाँ से कैंसिल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है एलिमिनेशन मेथड से भी आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 18th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम द अमेरिकन फेडरल सिस्टम। ओह सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पीछे करवाया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडियन फेडरल सिस्टम अमेरिकन फेडरल सिस्टम में कौन सी फीचर्स में डिफरेंट है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, मतलब कि स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन रहती है अपर हाउस में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रेजिड्यूरी पावर्स है और डुअल सिटीजनशिप है। कोड्स आपके पास अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडियन डेमोक्रेसी की वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे यहाँ पे रिपब्लिक हेड है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नो स्टेट रिलीजन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेट करके भी लाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। नॉट करेक्ट पूछा है, यानी कि फॉल्स बताना है हमने स्टेटमेंट। Supreme Court of India has the power of judicial review. There is a division of power between center and state. There is a council of ministers to aid and advise the president. तो इसका जो सही आंसर है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। इसमें क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोई डिसीजन लिया है, बाद में फिर से वो उसको रिव्यू कर सकते हैं और अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में किया है। ये मैं आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुकी हूँ। डिवीजन होता है पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में। ऑब्वियसली फेडरलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन है तो होगा ही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है इन ट्रू सेंस, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बीच में रिफ्ट रहता ही है। क्योंकि पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट किया, कोई अमेंडमेंट लाया, तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कि सुप्रीम पावर्स पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, जो हमने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, वो है ए। 21th क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, इंडिया को हमारे संविधान में कैसे डिस्क्राइब किया है? यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और ये हमने अडॉप्ट किया है अपने संविधान में। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा जो इंडिया है, हमारी जो स्टेट्स मिली है इंडियन यूनियन में, ये किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं मिली है। एंड सेकंड, हमारी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो हमारे इंडियन यूनियन को छोड़ के जाए। इसीलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट हमने नहीं प्रेफर किया, हमने यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर किया है। इसका जो आंसर है वो है ए। 22nd क्वेश्चन हमारे पास है, द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन्ड। आपने प्रियम्बल में बताना है। जब मैंने आपको प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ाया है, वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि ये सीक्वेंस में आपने लगाना है। तब भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीक्वेंस में लगाने के लिए। सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर सोशलिस्ट सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। तो हमने बताना है प्रियम्बल में ये कैसे लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इस तरीके से हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। आप मुझे बताइए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से वर्ड्स जो हैं हमने प्रियम्बल में ऐड किए थे? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडिया इज इंडिया क्या है? अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया थोड़े अलग फॉर्म में, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग बना के दिया हुआ है। इंडिया क्या है? फेडरल, प्रेसिडेंशियल, रिपब्लिकन, रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी, यूनिटी, प्रेसिडेंशियल, रिपब्लिक,
फेडरल, पार्लियामेंट्री और रिपब्लिक। तो इसका क्या आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है फेडरल। फेडरलिज्म भी है, पार्लियामेंट्री है और रिपब्लिक भी है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरलिज्म भी है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। तो वो कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, A.K. गोपालन केस, केरला एजुकेशन बिल केस। तो इसका जो सही आंसर है वो है केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस कौन सा है। तो यह है केशवानंद भारती केस, और इंटीग्रल पार्ट को भी केशवानंद भारती केस में ही बताया गया था। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसका आंसर दे दो, चलो आपका रिवीजन हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। 26th क्वेश्चन हमारे पास है, फेडरलिज्म इज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इसका जो सही आंसर है, एक्चुअली ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, वो है यूएस। फेडरलिज्म का कंसेप्ट हमने यूएस से लिया है। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर अगर कहीं पर आता है तो वो कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। तो आपको डिफरेंस याद रखना है, सिर्फ फेडरलिज्म आएगा तो यूएस, अगर फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर आता है तो इसका आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री ऑब्वियसली बिकॉज सिटीजन हैव द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा राइट है जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि भारत जो है वो एक सेक्युलर देश है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी रिलीजन अपनी चॉइस का उसको प्रोफेस कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स, कोई हथियार के बिना आप कहीं भी असेंबल कर सकते हो पीसफुली, एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी का एग्जाम देना है आपने। तो इसका जो सही आंसर है ऑब्वियसली सेक्युलर है, मतलब किसी भी रिलीजन को हम पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं देते हैं, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं और इक्वल प्लेस है हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रीडम टू प्रोफेस द राइट, फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। इसके आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर दिया हुआ देख लो, 25, 26, 27, दो और हैं वो इसमें मेंशन आई थिंक नहीं है। हाँ, तो 28th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आइडिया ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट वाला आइडिया है जो हमारे आर्टिकल 1 में मेंशन है, ये हमने कहाँ से लिया है? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कोलंबिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या फिर भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? आप मुझे बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से और हमने क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट ली है। कंकरेंट लिस्ट 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। और जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 108। देखो, आपको आर्टिकल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जब आप रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। यही होता है पढ़ने का तरीका, रट्टा नहीं मारना है, रिवीजन करो, बस रिवाइज करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी बिल को लेकर डेडलॉक हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। लेकिन इस जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? वो करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और एट प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? वो है ओम बिरला। अभी इनकी बेटी जो है, इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ओम बिरला साहब बहुत शरीफ इंसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से लिबर्टी का क्या मतलब होता है? राइट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, राइट टू गो एनीवेयर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो ऑब्वियसली अगर आपको लिबर्टी चाहिए, मतलब कि आपको छुटकारा चाहिए रिस्ट्रिक्शन से, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। द लास्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया पीछे, आप इसका आंसर दो, 30th क्वेश्चन का आंसर दो। माधव जीवादी राव सिंधिया केस, केशवानंद भारती केस, चंपाकम दुराईराजन केस, गोलकनाथ केस। तो इसका आंसर आप मुझे दो, मैंने
अभी पढ़ाया है आपको। तो ये था हमारे 30 MCQs फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।